नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम गजेंद्र रौतेला है और मैं यहीं पर शिक्षण का भी कार्य करता हूँ और आप नेपाल से आए हैं जी, आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? नमस्ते, म चाहिँ यमुना ढकाल। हम्म, मेरो नेपालमा घर चाहिँ झापा जिल्लामा हो। मैले लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी से यात्रा स्टार्ट किया है। हिंदी में बोलो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी में बोलिए। हाँ, हिंदी नेपाली जो भी आपको सुविधाजनक हो। स्टार्ट किया है और उधर से गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, उधर मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, उधर से अमृतसर तक पहुंच के फिर इधर बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो जैसे कि यमुना जी बता रही हैं कि ये नेपाल से हैं और नेपाल में अभी काठमांडू में रह रही हैं और झापा जिला इनका अपना मूल जिला है, घर इनका झापा जिला में है। और मैं थोड़ा और विस्तार में बता दूं कि ये पिछले 3 महीने से जनवरी के पहले हफ्ते से ये अभी साइकिल यात्रा पे निकली हुई हैं, एक राइडर हैं और अभी तक 3 महीने से लगातार ये चल रही हैं और कुछ नेपाल के हिस्सों में भी इन्होंने यात्रा की है और अब जाकर के उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ से ये यात्रा कर रही हैं। और हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एक महिला, एक लड़की के बतौर ये सोलो राइडर हैं और साइकिल यात्रा कर रही हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण है? चुनौती तो बहुत है। किस तरह की चुनौतियां हैं? हर तरह की चुनौती होता है, कभी बैठने के लिए, कभी कभी रास्ता में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, है ना। और फिर वो साइकिल में समस्या होता है, कभी कभी खाने में समस्या होता है, हर तरह का चुनौती हो, सामान्य चुनौती हो रहा है। अक्सर लोग चुनौतियों से भागते हैं, तो आपने फिर ये चुनौती कैसे स्वीकार किया? जब जब इस चुनौती का सामना नहीं करूँ तो आदमी को क्या करूँ ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ सामान्यतः जैसे नेपाल है, क्योंकि मैं नेपाल में रहा हूँ, एक लंबे समय तक रहा हूँ और हमारा रोटी बेटी का हमारा संबंध भी है नेपाल से और हमारा पड़ोसी देश भी है और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से में बहुत सारी हमारी चीज़ें मेल खाती हैं। तो जिस तरह से हमारा सामाजिक परिवेश है, हमारे परिवार हैं, उसी तरह से नेपाल में भी आप लोगों के परिवार होते हैं। लेकिन एक लड़की के लिए घर की तरफ से किस तरह की मुश्किलें आई कि आपने जब पहले दिन कहा होगा कि मैं साइकिल यात्रा पे मैं एक राइडर के बतौर मैं निकल रही हूँ, अपने देश में तो चल रही ठीक है, फिर भी लोग भरोसा करते हैं, लेकिन आप दूसरे देश में अगर जा रही हैं और अकेले एक राइडर के बतौर, तो आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? कैसे उन्होंने आपको अनुमति दे दी? नहीं, मत जाना बोल रहे थे पहले तक, फिर नहीं, जस्ट ट्राई करके देखूंगी, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी पर ट्राई करके देखूंगी बोल के फिर मना के आए हूँ। और बहुत शुरू में तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि भारत में सेफ्टी नहीं है, भारत से यात्रा स्टार्ट मत करो, दूसरा देश जाओ बोल रहे थे। फिर क्योंकि नेपाल भारत एक जैसे है और स्टार्ट करूँगी तो भारत से ही करूँगी बोल के भारत से ही स्टार्ट किया है। अभी तक तो अच्छा से चल रही है। अभी 3 महीने आपको हो गए हैं और इससे पहले आपने नेपाल में भी की है, तो आपने साइकिल यात्रा ही क्यों चुनी? और भी तो काम हो सकते हैं। नेपाल में एवरेस्ट भी है, लोग एवरेस्ट आते हैं, पूरी दुनिया के लोग एवरेस्ट आते हैं। अगर जिंदगी में कुछ चुनौतीपूर्ण करना है तो लोग सबसे बेहतरीन मानते हैं एवरेस्ट को फतेह करना। तो लेकिन आपने वो न करके आप साइकिल यात्रा पे निकली हैं। नहीं, पहले तो सब कुछ मतलब पृथ्वी का हर कुछ देखना चाहिए, चुनौतीपूर्ण क्या क्या है सब कुछ, हर पृथ्वी का प्रकृति से भी मिलेंगे। और सीधा जाके सगरमाथा चढ़ने से कुछ भी नहीं देखेगा ना। पृथ्वी का हर कुछ देखना भी जरूरी है, इसलिए। अच्छा, तो आपने मतलब सागर माथा, जिसको नेपाल में सागर माथा और बाकी दुनिया में एवरेस्ट कहा जाता है,
तो उसकी चुनौती से पहले आपने दुनिया को जानना समझना ज्यादा जरूरी हाँ जी। समझा कि प्रकृति के साथ साथ में समाज को भी समझा जाए हाँ जी। कि समाज किस तरह से है और क्या क्या कर रहा है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई और बाकी आप अपने जीवन में और क्या क्या कर रही हैं? पढ़ाई तो मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिया, 12वीं पास करके। हम्म, और छोटी सी जॉब कर रही थी, वो भी छोड़ छाड़ के चले आए। तो आपने 12वीं पास किया, फिर आगे का क्या सोचा कि आपने कहा कि आपने कुछ छोटी मोटी जॉब की और उसके बाद वो भी छोड़ दिया, तो फिर जीवन कैसे चल रहा है और पढ़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं आगे? पढ़ाई के बारे में तो अब छोड़ चुकी हूँ, दोबारा पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रही हूँ। पर जॉब के लिए फ्रीलांसिंग करती हूँ। और जब साइकिल चलाती हूँ तो साइकिल चलाती हूँ, नहीं चलाती हूँ तो फिर काम में लगती हूँ। अच्छा, वो तो जीवन तो चलाना पड़ेगा ना। जैसे कि आप अभी बता रही हैं कि ये फ्रीलांसिंग करती हैं, मैं आपको बता दूं कि आप साइकिलिंग के अलावा फोटोग्राफी का भी शौक रखती हैं और पेशेवर रूप से ये फोटोग्राफी का भी काम करती हैं। वीडियोग्राफी, ये वीडियोग्राफी का भी काम करती हैं और खासकर जैसे अभी हमारी अनौपचारिक थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, तो इनका कहना ये है कि जैसे कि बहुत सारे इवेंट होते हैं गांव में, परिवारों में, शहर में इवेंट होते हैं, तो उनके वीडियोग्राफी के लिए इनको बुलाया जाता है और ये अपनी आजीविका के लिए वीडियोग्राफी का काम करते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो न्यूज के चैनल्स वगैरह हैं उनके लिए भी ये फ्रीलांसिंग से वीडियोग्राफी का काम करते हैं। ये खासकर लड़कियों में ये जो आपके दो शौक हैं, एक तो वीडियोग्राफी का और एक साइकिलिंग का, तो ये सामान्यतः लड़कियों में कम ही देखा जाता है। आपके अंदर कैसे आया है? मैं तो और से ज्यादा थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, ये सोच रख के। अच्छा। भी और साइकिलिंग का सोच ऐसे आया कि मैं काम कर रही थी, हर लड़के का वो इंटरव्यू लिया, वो विश्व यात्रा करने वाला, कई देश घूमने वाला, और उसका मैंने इंटरव्यू ली, पर नेपाल में लड़की लोग नहीं था, इसलिए लड़की लोग को भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, क्या होता है देखूंगी, ये सोच के भी मैं साइकिल लेके निकली। तो साइकिल का शौक आपको बचपन से था या बाद में हुआ? नहीं, साइकिलिंग तो बचपन से ही करती थी, और पढ़ाई के लिए कैंपस वगैरह भी साइकिल में जाते थे हम। बहुत दूर था, लगभग 1 घंटा लगता था साइकिल में भी कैंपस जाने में। फिर भी शौक तो पीछे आया है, ऐसे शौक तो पीछे आया है। तो पिछले कितने सालों से आप ये साइकिल राइडिंग कर रही हैं, जो आप इस तरह से घूमने वाला कर रही हैं? एक तो हम अपने जीवन में अपने दैनिक उपयोग के लिए करते हैं, लेकिन जो ये राइडिंग जिसे हम कहते हैं, तो राइडिंग कितने समय से कर रही हैं और अभी तक लगभग कितने किलोमीटर आप चल चुकी होंगी अभी ये तक राइडिंग के हिसाब से, और कितना समय आपने लगाया होगा? लगभग 3 साल हो गया। 2 साल पूरा हो गया, 3 साल थोड़ा सा, साल ले 3 साल हो गया, पर 2 साल पूरा हो गया। सब छोड़ छाड़ के साइकिल में लगे। पर मैंने नेपाल में कितना किलोमीटर चलाई तो यकीन नहीं है, पर इंडिया में जब 3 महीने में कल आपसे बात हुई थी, उसके बाद मैंने निकाली, और 2960 किलोमीटर। 2960 का मतलब वो लगभग 3000 किलोमीटर आप अभी तक 3 महीने में लगभग 3000, औसत 1 महीने में 1000 आप किलोमीटर आप चल चुकी हैं, जिसमें नेपाल का हिस्सा भी है कुछ और हमारे भारत का हिस्सा भी है। तो अभी जब आप जनवरी में आप नेपाल से निकली हैं, जनवरी के पहले हफ्ते में, तो वहां से कहाँ से निकली हैं आप और कौन कौन सी जगह अभी तक गई हैं अभी इन 3 महीनों में? इधर का, हाँ, इंडिया का, हाँ, इंडिया का, नेपाल का, कहीं का भी? हाँ, नेपाल का तो मैंने मेची महाकाली किया है, तो फिर उधर काठमांडू, पोखरा, काठमांडू, जापा, और नेपाल का बहुत सारा जगह गई हूँ। पर इधर का तो मेरा रूट कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने उधर
सुनौलिया का होकर गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, पंचकुला, आगरा, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, उधर अम्बाला, चंडीगढ़, उधर होके उधर बाघा बॉर्डर तक पहुँच के फिर उधर से उधर होशियारपुर, बाघा बॉर्डर भी यही है। हाँ हाँ, उधर पाकिस्तान बॉर्डर तक अच्छा। पहुँच के फिर इधर आए मैं, क्योंकि मैं तो वर्ल्ड टूर में निकली थी। हाँ। और जब मैं निकली, निकलने के 2-3 दिन बाद से उधर वार शुरू हुआ। हाँ। इसलिए वार की वजह से भी बड़ा दिक्कत हो गई। और मैं दिल्ली में नेपाली राजदूतावास में भी गई। अच्छा। और राजदूत से भी मिली। उन्होंने कहा कि अभी इधर वार की वजह से भी सेफ नहीं है, और पाकिस्तान से मैं तो पाकिस्तान होकर उधर का रास्ता से जाने का सोच बना रही थी। फिर भी उन्होंने कहा कि इधर से मत जाओ, इधर से अभी अच्छा नहीं है, तुम इंडिया घूमो, उसके बाद नेपाल जाके फिर दूसरा कंट्री का वीजा लाके दूसरे कंट्री पे ट्राई करो, अभी इधर से मत जाओ। उन्होंने कहा, इसलिए ठीक भी है। तो आपका अभी जो प्लान है वो वर्ल्ड टूर पे निकलने का है हाँ जी, साइकिल से। हाँ जी। तो आपके अंदर जो जज्बा है उसको हम सलाम करते हैं। और जो ये वर्ल्ड टूर या आप इस तरह से राइडिंग कर रही हैं, तो इस तरह इसको कोई स्पॉन्सरशिप मिली है, या आप अपना जो इसका पूरा खर्चा है कैसे निकाल रहे हैं, कैसे आप अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं? स्पॉन्सरशिप तो मैंने साइकिल सिटी भैरवा के सदस्य हुई, वहाँ के जो सदस्य है वो सदस्य ने थोड़ा से करके लगभग मुझे स्टार्टिंग में 50,000 जमा हुआ था। स्पॉन्सरशिप हुई है। अच्छा। और तो 50,000 नेपाली? हाँ, नेपाली। हाँ। नेपाली जमा हुआ था। सब ने थोड़ा ऐसा करके जमा किया है। पर वहाँ से मैं जब निकली, रास्ता में आप जैसे लोग मिले वो भी स्पॉन्सर ही है ना। और मेरा थोड़ा सा मैंने इकट्ठा करके रखी थी, तो उन्होंने चल रही हूँ अभी। अच्छा। तो अभी आप 3 महीने से ये यात्रा कर रही हैं, इससे पहले भी आपने साइकिल यात्राएं की हैं, आगे भी आपका वर्ल्ड टूर का प्लान है। तो अभी तक आपको किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई हैं? चुनौतियाँ तो रहने के लिए थोड़ा चुनौती होता है, क्योंकि कभी रात पड़ जाता है तो बस रुकने का जगह नहीं मिलता है, होटल वगैरह नहीं मिलता है, इसके लिए आगे जाना पड़ता है। और मैं धर्मशाला और गुरुद्वारा में जाऊँ तो 2 गुरुद्वारा में तो रुकी हूँ, पर कभी कभी ज्यादातर गुरुद्वारा में नहीं देते हैं, फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करके रुकी हूँ, क्योंकि रात हो चुका था, इसलिए बहुत रिक्वेस्ट करके। पर लड़की को उधर नहीं मिलता धर्मशाला और गुरुद्वारा में क्योंकि सेफ्टी नहीं होता, तुमको नहीं मिलता इधर बोलते हैं, इसलिए होटल ढूंढना पड़ता है, और होटल में थोड़ा सा खर्चा भी ज्यादा होता है। तो अभी तक आपकी इस पूरी यात्रा के एक कोई सबसे अच्छा अनुभव क्या है और एक सबसे खराब अनुभव क्या है अभी तक की यात्रा में? कोई 2 घटनाएं ऐसी हों? खराब में उधर बीमार पड़ी थी मैं। कहाँ? वृंदावन में। अच्छा। और एक भैया भी मेरे साथ में स्टार्टिंग में आए थे वृंदावन में, जो बीमार पड़ गई थी। बीमार की वजह से मैं लड़के लोग चलाने से साइकिल ऐसे 2-4 दिन चलाने में ऐसे होता है कि अब बोल के नेपाल वापस चले गए। मुझे बहुत खांसी हो रहा था, सब कुछ जुकाम जोड़ो सब कुछ होता है, फिर भी मैं 10 दिन रेस्ट करके ठीक होकर मैं अकेली चली आई, क्योंकि लड़के लोग नहीं सब कुछ बोलते थे ना, उसके लिए थोड़ा उदाहरण बनना चाहते थे। ये तो चलिए तबीयत की बात है। इसके अलावा समाज की तरफ से या ऐसा कोई आपको कभी कोई मुश्किल पेश आई है समाज में?
समाज के तरफ से एक अंकल जी मिले थे रास्ता में, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे आज का रहने का व्यवस्था मैं कर दूंगा बोल रहे थे। ठीक है, फिर आगे चली गई। नंबर मांगे थे, नंबर भी दिया मैंने, और उन्होंने आधा घंटा 15 मिनट में फोन करके कहाँ पहुँच गई, तो होटल मिला नहीं मिला बोल रहे थे। शाम तक मैं कल किया, शाम को जब मैं ये कहाँ की बात है, कौन सी जगह की बात है? यूपी का। अच्छा, यूपी का। और बोल रहे थे, और मैं गई, होटल भी बुक किया, होटल में बैठी। अब क्या बोलने लगे, तुम अकेली रूम में बैठती हो तो मैं आता हूँ, नहीं तो नहीं आता हूँ, मैं आके भी कर देता हूँ, वही बोलने लगे। मैंने उनको ब्लॉक किया। वही है छेड़छाड़, थोड़ा छेड़छाड़ जैसे लग रहा था मुझे। अच्छा, और तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और ऐसा कहीं कुछ भी आपको? हाँ, क्योंकि आप एक अकेली राइडर हैं, लड़की हैं, आप चल रही हैं और पिछले 3 महीने से घर से बाहर हैं, तो आपका अनुभव बाकी इसके अलावा और इस तरह का कोई और बुरा अनुभव नहीं है? और सबसे अच्छा अनुभव क्या है? अच्छा अनुभव चुपता के रास्ता 25 किलोमीटर का ये जंगल का रास्ता है। जंगल का रास्ता में बहुत चढ़ाई भी है। बहुत चढ़ाई है, फिर उतराई भी है। हाँ, चढ़ाई भी है, ज्यादातर चढ़ाई है। उधर से आने का तो बहुत चढ़ाई है, इसलिए मैं आ रही थी, वो साइकिल चला नहीं सक रही थी, क्योंकि मैं उतर के पैदल चल रही थी साइकिल को ठेल के। और बीच में भी मैं 12 किलोमीटर चल चुकी थी। अच्छा। और इधर 13 किलोमीटर बाकी था। बीच के रास्ते में बहुत भूख लग रहा था मुझे। बहुत भूख लग रहा था। अच्छा। अब क्या करूं, कांपने लगते हैं पैर, जब भूख लगता है ना। अब क्या करूं, तो थोड़ी देर रुकती हूँ, पानी पी के फिर चलती हूँ। सोच रही थी, वो गाड़ी मैंने नहीं देखी, पर गाड़ी मेरे से आगे जाके रुक गई थी। 2 लड़के आए उधर से, मुझे लगा अब तो दुकान मिलेगा, क्योंकि ये लड़के बीच जंगल में नहीं चलते ऐसे, आगे दुकान होगा। सोच रही थी, वो लड़के ने कहा कि तुमको देखकर हम उधर गाड़ी रोकर आए हैं, हम भी बद्रीनाथ दर्शन करके घर केदारनाथ की तरफ जा रहे हो बोले। तो मुझे लगा क्या करते, पर इतना खाने का सामान दिया, वो मिठाई वगैरह, बिस्कुट और चना वना सब कुछ देके गए। उनके पास पानी नहीं था, पानी नहीं दिए। और इतना अच्छा लगा मुझे कि भगवान सुन रहे हैं, भगवान मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भूख लगा, उनको रोक कर मुझे भेज दिया। इतना अच्छा लगा मुझे। ये मोमेंट जो होते हैं हमारी जिंदगी में, बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट होते हैं, और ये इन्हीं यात्राओं में ऐसे संभव है। जब हम घर में बैठे रहते हैं तो ये मोमेंट कभी हम महसूस नहीं कर सकते, हम फील नहीं कर सकते। ये फील करने के लिए जरूरी है कि हम घर से बाहर निकलें और इस तरह की यात्राओं में जाएं, और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो एक साइकिलिस्ट के रूप में, एक राइडर के रूप में, आप तकनीकी रूप से और शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य के लिहाज से क्या क्या ध्यान रखती हैं कि आप अपने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने फिटनेस के लिए क्या क्या ध्यान रखती हैं, और साइकिल में तकनीकी रूप से आप क्या क्या ध्यान रखती हैं? साइकिल में तो अब और कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि कहाँ वीडियो लगता है पता नहीं चलता। फिर भी थोड़ा जो सामान भी लेके चली हूँ। और सेहत के लिए तो थोड़ा, मतलब शरीर के लिए तो ठंडा वगैरह, जहाँ तरीका वो पानी ऐसे नहीं खाती, क्योंकि पहले शुरू में मैं बीमार पड़ गई थी, इसलिए भी थोड़ा सा ध्यान रख के पीती हूँ, पानी भी थोड़ा सा। और खाने में वो चिकनाई तेल वाला, वो नहीं खाती, एकदम नॉर्मल खाती हूँ बस।
और जहाँ तक रही साइकिल की बात, तो उस साइकिल में अगर कोई तकनीकी, अगर कोई गड़बड़ी आ गई तो आप सक्षम है उसको ठीक करने के लिए, या आपको जानकारी है कि किस तरह से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में साइकिल के कहीं भी कोई मिस्त्री नहीं मिलते हैं, मैकेनिक नहीं मिलते हैं, तो अगर इस तरह की दिक्कत आ जाए तो क्या करेंगे आप? कोने कोने तो जानती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। अभी तक तो अच्छा से चल रही हूँ, पर अभी पिछले 3 महीने से आप यात्रा कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई साइकिल में कोई तकनीकी दिक्कत आई है क्या? जहाँ साइकिल का स्टोर देखती हूँ वहाँ दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ भी समस्या नहीं वो नहीं हो तो अब भी दिखाती हूँ, क्योंकि उसको अच्छा से लेके जाना है ना, इसलिए दिखाती हूँ और सर्विसिंग करा के लेके जाती हूँ। पर कई मेरे पास कई आइडिया तो है, फिर कई आइडिया नहीं है फिर उसके लिए। तो फिर इस तरह की चुनौती अगर कभी आ गई तो उसके लिए आप मानसिक रूप से कैसे तैयार रहती हैं, या किस तरह से तैयार रहती हैं? क्योंकि हमने समाज में देखा है बहुत सारे लोग इस तरह की परिस्थिति में घबरा जाते हैं, तो अगर ऐसी स्थितियां आएंगी तो आप मानसिक रूप से किस तरह से तैयार रहती हैं कि मुझे क्या करना है? नहीं, वो तो सामान्य है, इतना डराने की बात नहीं है। पर जब मैंने अभी कहा चौथा के रास्ता बहुत चढ़ाई रास्ता है, मैं 12 किलोमीटर चल पाई, उसके बाद मैं पैदल चल के वो साइकिल ठेल के ऊपर आई हूँ। मतलब 13 किलोमीटर में चल के वो दिन आई हूँ, तो वो साइकिल बिगड़े और चल नहीं पाई भी, उसको ठेल के तो चलती हूँ ना मैं। और दूसरा रास्ता ये भी है कि साइकिल को गाड़ी में डाल के बनाने के, सर्विसिंग कराने के भी होता है, तो अभी कुछ आइडिया होता है ना, डराने की बात नहीं है। तो एक चीज और जाननी थी कि अभी आप साइकिल में कितना वजन लेके चल रही हैं? आपके पास में लगभग कितना वजन होगा जो आप साइकिल में लेकर के चल रही हैं? अभी तो मुझे लग रहा है 35 से ज्यादा होगा। 35 से ज्यादा होगा, और जब भीग जाता है तो और भी ज्यादा हो जाता है। जी। तो खासकर ये जो दिक्कतें हैं ये पहाड़ों में ज्यादा हैं। तो पहाड़ में भी चुनौतियां हैं और मैदान में भी अलग तरह की चुनौतियां हैं, दोनों जगह अपने अपनी चुनौतियां हैं। तो इन दोनों चुनौतियों को आप किस तरह से देखते हैं? ज्यादा चुनौती पहाड़ में है या मैदान में? पहाड़ में है, क्योंकि साइकिल को समस्या हो तो दिखा नहीं पाएंगे, उसको गाड़ी में डालना पड़ता है, वो आप अपने साथ है, आपने वो बन गए तो कोई बात नहीं, फिर नहीं बन गए तो साइकिल में डाल के फिर वापस जाना पड़ता है जहाँ है वहाँ, इसलिए भी। और चढ़ाई भी है, वो सामान को ठेल के चलना पड़ता है, पैदल भी चलना पड़ता है पहाड़ में, और चढ़ाई में वैसे नहीं होता है, तो हर जगह में सर्विसिंग का वो भी होता है। अभी आप उत्तराखंड में हैं, और उत्तराखंड और नेपाल में बहुत सारी समानताएं हैं, प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी समानताएं हैं। तो अभी आप बद्रीनाथ भी गई हैं, आप केदारनाथ भी होकर के आई हैं, तो इन दो जगहों को देख करके आपको उत्तराखंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, जो मैं वीडियो वगैरह में देखती थी उससे भी अच्छा है। अच्छा, उससे भी अच्छा है। हाँ जी। देखने में अच्छा है। बाकी समाज और लोग कैसे हैं आपको? लोग भी अच्छे हैं, समाज तरह अच्छा ही है, मैं तो कोई भी फर्क नहीं मिला नेपाल और भारत में, इतना अच्छा है, सपोर्टिव भी है। आपको यहाँ अगर एक चीज कोई बदलाव करने का मौका मिले अब तो आप क्या बदलना चाहेंगे? क्या बदलना चाहिए? वो रास्ता में थोड़ा सा गंदगी है। कहाँ के रास्ते में? केदारनाथ के रास्ते में या बाकी सभी रास्तों में? प्राय। अच्छा, सभी जगह। हाँ जी। उसका थोड़ा हर जगह रास्ता में भी डस्टबिन वगैरह रखना चाहिए, जिसकी वजह से डस्टबिन में डाले वगैरह अच्छा देखेगा। तो क्योंकि नेपाल में भी बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, क्योंकि नेपाल भी पर्यटन के लिए जाना जाता है। 1998 में नेपाल जो है विजिट नेपाल करके एक मुहिम चली थी 98 में,
क्योंकि मैंने नेपाल से पुराना वास्ता मेरा रहा है और मैं 2-3 साल से वहाँ पर रहा भी हूँ। तो विजिट नेपाल 98, पता नहीं आपको शायद याद है या नहीं है, तो क्योंकि मैंने राजशाही भी देखी है और लोकशाही भी देखी है नेपाल की। तो नेपाल की जो ज्यादातर आजीविका है वो पर्यटन से ही आती है, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सभी जगह। अगर पहाड़ी इलाके हैं तो मैदानी इलाकों में भी, तराई में भी पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो वहाँ के पर्यटन में और यहाँ के पर्यटन में आपको क्या अंतर दिखता है? क्योंकि उत्तराखंड भी एक प्रकार से पर्यटन स्टेट ही है, तो वहाँ के पर्यटन में और यहाँ के पर्यटन में क्या अंतर आपको दिखता है? नहीं, कोई अंतर नहीं दिखता है कि नेपाल का पर्यटन या टूरिज्म है वहाँ और यहाँ में, उत्तराखंड के टूरिज्म में क्या फर्क क्या डिफरेंस है? लेकिन मुझे पता नहीं चला। अच्छा, ये पता नहीं चला, एक ही जैसा लगा आपको, ऐसा? तो और अब हम अगली बात पे आते हैं। तो ये तो रही आपकी साइकिलिंग और आपके पूरी अपने व्यक्ति की अपनी एक जर्नी के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर के, क्योंकि आप भी मैं समझता हूँ आप 36 साल की हैं और जनजी का आप जो है प्रतिनिधित्व करती हैं, और नेपाल का जनजी अभी पूरी दुनिया में जो है प्रसिद्ध है ना, क्योंकि उन्होंने पूरी एक सत्ता को बदल दिया है। क्योंकि अगर हम देखें तो राजशाही से लोकशाही तक आने की भी एक बहुत बड़ी यात्रा रही है, बहुत लंबा संघर्ष रहा है, जन संघर्ष का बड़ा इतिहास रहा है। और फिर उस लोकशाही के बाद भी जो जनजी वाला अभी जो बालन शाही की जो सत्ता आई है, वहां तक का भी परिवर्तन हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है। तो आप किस तरह से देखती हैं जो जनजी का जो पूरा नेपाल में अभी जो पूरा परिवर्तन आया है, तो उसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? नया युग संगे नया परिवर्तन भी होगा, और नया कुछ करेगा, वही आशा है। क्योंकि आप काठमांडू में रही हैं और बालेन साहा लगभग 3 साल जो है काठमांडू के मेयर भी रहे हैं, तो उनकी सत्ता काठमांडू में रही है। तो आपने क्या परिवर्तन देखा है काठमांडू में? वो चाहे भक्तपुर हो, हनुमान ढोका हो, या जिसको ठूलो घंटी कहते हैं, और इधर दरबार साहिब है, दरबार स्क्वायर जिसे कहते हैं, और इधर पशुपतिनाथ की तरफ है, या न्यू रोड की तरफ है, ललितपुर है। तो इन जगहों में क्या अंतर देखा आपने? पूरा उलट पुलट तो नहीं हुआ है, पर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वो धीरे धीरे से हो जाएगा, पर पहले से ज्यादा थोड़ा सा व्यवस्थित हो रहा है। थोड़ा सा व्यवस्थित हो रहा है। ये तो एक भविष्य की बात है कि भविष्य में पूरा नेपाल किस तरह से दिखाई देता है। लेकिन अभी भारत और नेपाल के बहुत सारे संबंधों में पिछले कुछ सालों में कुछ ठंडक सी भी आई है, क्योंकि पहले जो गर्मजोशी हुआ करती थी और राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से भी काफी अंतर आया है। लेकिन आप एक व्यक्ति के बतौर, एक नागरिक बतौर, नेपाली नागरिक के बतौर, आप भारत और नेपाल के रिश्तों को कैसे देखती हैं? मैं तो अच्छा से देखती हूँ। आपको क्या उम्मीद है कि क्या होना चाहिए? मतलब जैसे बालेन शाह जी ने भी अपने ऑफिस में जो है एक जो विराट नेपाल का नक्शा लगाया, उस पर भारतीय प्रतिक्रिया भी आई, और खासकर वो जो जनकपुर है या हमारे यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ जो पुराना जो नेशनल एंथम रहा है उसमें भी पूरा जिक्र रहा है। हमारे यहाँ जो कांगड़ा तक है, कांगड़ा तक का उल्लेख मिलता है, आपके जो राष्ट्रगान है उसमें उल्लेख मिलता है कि कांगड़ा तक जो है नेपाल का पूरा विस्तार रहा है, और जो कि ऐतिहासिक रूप से सच भी है। जब यहाँ पे गोरखाली आक्रमण हुआ, तो ये सारी चीजें इतिहास की चीजें हैं। लेकिन आज जो वर्तमान में जो चीजें हैं, उन चीजों को अगर आप देखें तो भारत और नेपाल के रिश्तों में किस तरह से बदलाव आप देखना चाहती हैं? वो जो इतिहास के हिसाब से, इतिहास का हिसाब से यहाँ से यहाँ तक था, फिर उसको वापस लाना है, इधर उधर करना है, वो बात आई तो भारत और नेपाल के बीच में तिक्तता था, वो अवश्य आता है। पर अभी क्या बोलूं मैं, एक नागरिक के बतौर आपको लगता है कि भारत और नेपाल के संबंध जो है, क्योंकि हमारे रोटी बेटी के संबंध अच्छा होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, संबंध अच्छा होना चाहिए, और इतिहास को भी जीवित रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास को खत्म करना नहीं चाहिए, इतिहास को भी जीवित करना चाहिए, और संबंध भी अच्छा होना चाहिए।
हमारा अच्छा होकर भी मिलाना चाहिए। तो अब आगे की क्या योजना है आपकी कि अब आगे क्या क्या करेंगी? मैं अब नेपाल जाके फिर दूसरा कंट्री में ट्राई करूँगी। और अभी शुरू में बिना प्लान कुछ भी नहीं सोच के चली आई थी, बस हवा के ताल में चली आई थी। आपने ये हिम्मत दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है। एक लड़की होने के बतौर आपने ये हिम्मत आना ही और इसको सोचना ही एक बड़ी उपलब्धि है। और एक सवाल मेरा और है कि जैसे सामान्यतः जब हम लड़कियों की बात करते हैं और इस तरह की राइडिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में बड़े सारे प्रश्न होते हैं। कई लोगों का कहना ये होता है, यहाँ तक कि सामान्य आदमी ही नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग जिनको कि हम शिक्षित लोग कहते हैं, समाज के जो अच्छे लोगों में जिनकी गिनती होती है, तो उनके भी कई बार इस तरह के सवाल होते हैं कि नहीं, इस तरह के लोग जो हैं बस मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए जाते हैं, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो इस तरह के सवाल भी कई आते हैं। हालांकि उनको खुद जो है साइकिल चलानी नहीं आती या इस तरह के जो एडवेंचर है वो करने नहीं आते हों, लेकिन सवाल जरूर ये करेंगे, नहीं इस तरह के लोग तो जो है मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? इस तरह की प्रतिक्रियाओं पे आपका क्या कहना है? मौज मस्ती जो देखता है वो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ मेहनत होता है, परिश्रम होता है, त्याग होता है, तपस्या होता है। क्योंकि आपने मुझे प्रत्यक्ष देख के बोलिए, मैंने मेरा जॉब भी त्याग किया है, मेरा बाल भी त्याग किया है, देखिए, हैं? दिख रहा है। और समाज के लिए थोड़ा सा संदेश होता है। फिर और कुछ त्याग और परिवार त्याग और कुछ त्याग होता है। आपके लिए मनोरंजन देखने में लगता है, पर कितना त्याग करके कैसे हर कुछ को सामना करके, हर समस्या को सामना करके चल रहे हैं, वो अपनी तरफ से देखिए। और थोड़ा सा मैं हर दिन 80 किलोमीटर चलाती हूँ, तो एक दिन आप 80 किलोमीटर चला के देखिए, है ना, इसी और आपको पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल है, लेकिन वो अलग तरह का और कुछ है ना। तो क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आप एक लड़की हैं, लंबे समय से आप अकेले चल रही हैं, और उन लड़कियों के लिए भी ये संदेश है कि जो इस तरह की कुछ ख्वाहिश रखती हैं कि वो कुछ अलग करना चाहें, अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहें और अपने दम पे करना चाहें, तो उनके लिए भी जरूरी है कि इस तरह के जो प्रेरणा देने वाले लोग हैं, अपना त्याग और इस तरह से समय दे करके अपना इस श्रम से जो है इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं यमुना धकाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये अपने जो भी इनका लक्ष्य है, जो भी इनके मुकाम है, ये वहां तक पहुंचे और स्वस्थ रहें और ऐसे साइकिलिंग करते हुए पूरी दुनिया को फतेह करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।